हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो हम पॉलिटी का देख रहे थे, घटना चक्र का। इसमें हम 36 तक कर चुके थे। अब आगे हम 37 वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द अंतरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। इसमें ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है एस राधाकृष्णन, डी है जगजीवन राम। तो इसमें हम देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा कि आंसर सी। तो जो अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में बनाई गई थी, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। उसमें जो है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो न्यूली इलेक्टेड थे, उसमें है सी राजगोपालाचारी जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और जगजीवन राम was the minister of labor. However, Radhakrishnan was not a member of the अंतरिम गवर्नमेंट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हम एजर्सन रीज़न को देखेंगे। तो एजर्शन है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, एंड रीज़न है कि वोवेल thought that this arrangement would have avoided the partition of India। तो हम इसका सही आंसर क्या होगा कि आंसर सी, मतलब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मतलब करेक्ट क्या होगा क्योंकि आर तो फॉल्स ही है, मतलब रीज़न ही फॉल्स है, और एजर्शन जो है इसका मतलब सही है कि जो है वेवल प्लान जो है उसमें जो है नंबर ऑफ़ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इक्वल, ये वाला स्टेटमेंट सही है। जबकि इसलिए नहीं अरेंज किया गया था इसका कि जो है पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके इंडिया के। तो इसका आंसर सी हो गया। आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें है कि in October 1943, Lord Wavell, who had succeeded Lord Linlithgow as Viceroy, made an attempt to resolve the deadlock in India. He went to England for consultation in March 1945. There he thoroughly discussed with British government about Indian administration and made some proposals. In June 1945, his proposals were मेड पब्लिक बाय द नेम ऑफ वेवल प्लान। तो जो है ये 1945 में मेनली उसको बनाया गया था, वेवल प्लान को। अब हम 38 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे 39 देखेंगे। हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर है स्वराज पार्टी इन 1934। तो मतलब स्वराज पार्टी 1934 में जो थी उसने सबसे पहले वो किया था कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बननी चाहिए। तो इसका आइडिया सबसे पहले 1934 में प्रेजेंट किया गया था बाय द स्वराज पार्टी। 40 क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें ऑप्शंस है, ए है कि असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, बी है द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, सी है असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, एंड फोर्थ है कि जो है असेंबली वर्क थ्रू द वेरियस कमिटीज़। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी आंसर सी सही हो जाएगा। 3 और 4 इसका सही करेक्ट आंसर है, मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी एंड असेंबली वर्क थ्रू द वेरियस कमिटीज़, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। The legislative assembly of states were used as a electoral college for the formation of constituent assembly. In this way, the constituent assembly was a result of indirect election. Peoples of several parties were involved in it. Constituent assembly formed a number of committees to operate its working। तो मतलब कई सारी कमेटीज़ भी बनाई गई थी उसमें,
और जो पीपल थे वो सेवरल पार्टीज से थे, और उसका जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो ये चीज़ें थी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। 41 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज़। तो अभी एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ए और डी। ये तो क्या पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो करेक्ट में हो जाएगा ए एंड डी। मतलब इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये चीज़ सही है। और ये कि इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, ये भी चीज़ सही है। और अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि ये डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, और जो पार्टी थी वो वहाँ पे मल्टी पार्टी बॉडीज़ वर्क कर रही थी। तो ये भी सही, ये सही है, तो इसमें गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर के। अब हम सेम वही एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो तो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। ये पूछा जा सकता है फैक्ट, मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मिली वो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, विच इज़ नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे मिली थी फर्स्ट टाइम में। और उसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जगह पे जो इलेक्शन था वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे बेस्ड था। मल्टी पार्टी बॉडी थी, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड सम इंडिपेंडेंट मेंबर्स आल्सो गॉट रिप्रेजेंटेशन। And the Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these, eight major committees and other were minor committees. तो 8 जो है टोटली मेजर कमिटीज़ थी उसमें जो भी बनाई गई थी। अब 42 हम देखेंगे, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It worked with the help of a large number of committees, the most important among them being the drafting committee. B है कि minority committees like Christians, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. C है it was elected on the basis of universal adult franchise. And D है the its electoral processes was based on the 6th schedule of the Act of 1935, which allowed for a restricted franchise based on tax, property and educational qualification. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर सी में हम देखेंगे क्या है कि इनकरेक्ट इसमें पूछा था ना, तो जो है इनकरेक्ट में सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये सेलेक्टिव था। इसमें हम इसका वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर आगे हम 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 देखेंगे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। ऑप्शन है कि नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, सी है इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, डी है इलेक्टेड बाय द नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। एक्सप्लेनेशन है कि Constituent Assembly were elected by the members of Legislative Assembly of various provinces. Each provinces and each Indian state or group of states were allotted the total number of seats proportional to their respective population. कि population के according जो है उनको जो है सीटें दी गई थी, रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। 1 मिलियन पे मतलब एक लोगों को रिप्रेजेंट करना था। एज अ रिजल्ट 292 members were elected through the provincial legislative assemblies and 4 members were represented the chief commissioner's province, while the Indian princely states were allotted a minimum number of 93
93 सीट्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब टोटल जो मेंबर्स थे 292 जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, और 93 सीट्स जो थी वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी। आगे हम 44 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द provinces were: A है directly elected by the people of those provinces, B है nominated by Indian National Congress and the Muslim League, C है elected by the provincial legislative assemblies, and D है selected by the government for their expertise in the constitutional matters। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी हमने देखा इसमें जो है कि जो भी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो रिकमेंडेशन प्रपोज की गई थी 1946 में, उसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड किए गए थे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? ए है डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, एंड डी है कि डी है इसमें बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल असेंबलीज। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं आगे इसका। 46 क्वेश्चन देखेंगे कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो जो है पहली बार इलेक्ट किए गए थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोरली चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार जो है फर्स्ट मीटिंग को चेयर करने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो है उसके बाद जो कि 9 दिसंबर 1946 को मिली थी। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज परमानेंट चेयर ऑन 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वॉज प्रपोज्ड बाय J.B. कृपलानी। ये J.B. कृपलानी के द्वारा इनका नाम प्रपोज किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और मेनली हम मतलब पहली मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि टेम्पोरली बनाए गए थे चेयर 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे एज अ परमानेंट चेयरमैन। आगे 47 हम क्वेश्चन देखते हैं। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब इसमें है ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पहली बार चेयर किया था। अब 48 क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई, सेम क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब 48 हो गया। 49 देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऐसे पूछेगा तो क्योंकि हम ऐसे पूछ रहा है तो हम परमानेंट वाले को बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 49 हो गया। 50 देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है राजगोपालाचारी, डी है KM मुंशी। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 51वां है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन? ए है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949, और डी है 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 9 दिसंबर 1946, जहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली बार मिली थी तो 9 दिसंबर 1946 को। 52 है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन? ए है ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1946, और ई है नन ऑफ द अबव। BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, 9 दिसंबर 1946। 53 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड? तो दिसंबर 1946 में ही बनी थी। फिर उसके बाद 54 है। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड?
ये अभी हम पढ़ते आ रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को। और ये सेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, इसमें अटेंडेड बाय द 207 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा वेबसाइट। तो मतलब 207 मेंबर्स ने उसको अटेंड किया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं 54 के बाद 55 क्वेश्चन। When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आगे हम देखेंगे 56 क्वेश्चन है। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। तो इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका रेजोल्यूशन लिया गया था। तो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। ऑन 22 जनवरी 1947 अ रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। यही जो है जो हम बोलते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसी को जो है प्रस्तुत किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था वो बनाने के लिए वो रिजोल्यूशन लिया गया था, वो 22 जनवरी 1947 को लिया गया था। अडॉप्ट किया गया था जो है। 57 क्वेश्चन हम देखते हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल को किसने लाया था ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले? तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने लाया था इसको। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू ने लाया 13 दिसंबर 1946 को। उसी को ही जो है 22 जनवरी जो है 1947 को पास किया गया उसको। एंड लेटर दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को फाउंडेशन बना दिया गया प्रीएम्बल का। 13 दिसंबर 1946, इसको ये डेट याद करने मतलब इम्पॉर्टेंट है। और 58 हो गया क्वेश्चन हो गया। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो अभी हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 59 क्वेश्चन। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट? ए है रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू affected the making of the constitution. B a preamble fulfills various important objectives and aims. Peoples of India ordered directed the question. Peoples of and fourth है head of the state is elected by the people directly. तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें सही है, मतलब 1, 2 और 3 सही है, चौथा वाला गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं 59 का। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली बट बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विच इंक्लूडेड elected members of both the houses of parliament, elected members of the state legislative assemblies of all the states including UTs. rest other 3 options are correct. मतलब इसमें हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, ये छोड़ के और सारी चीज़ें सही हैं इसमें, क्योंकि वो इनडायरेक्टली होता है, चुना जाता है। अब हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन ए है 7, बी है 9 और सी है 12, डी है 15। तो जो है टोटल कितने सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 12। टोटल 12 सेशन हुए थे, जो कि पूरे 2 साल तक हुआ था।
2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड there were 11 sessions covering a total 165 days. Apart from these 11 sessions, one more session were held on 24th January 1950, in which the members appended their signature। तो इस मतलब टोटल इसलिए मिला के 12 हो जा रहा है। वैसे 11 सेशन और 24 जनवरी 1950 वाले सेशन में मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये हो गया। अब 61 हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें अभी हमने पढ़ा 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो और 62वां क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट एक्स को वाई के साथ मैच करना है। इसमें सब दिया गया है कौन कौन किस किस चीज़ से रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए है। बी है ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सी है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। एंड डी है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उस वाई में दिया गया है नाम वी.टी. कृष्णाचारी। ए है, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है के.एम. मुंशी और डी है एच.सी. मुखर्जी। तो हम इनको मिलाते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है वो बी है। तो अब हम मैच कर लेते हैं करेक्टली पेयर क्या क्या है। इसमें पहला जो है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज के.एम. मुंशी। इसको याद कर लीजिए कि मतलब ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन था? के.एम. मुंशी। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राजस्थान प्रिंसली स्टेट ये थे बी.टी. कृष्णाचारी। और चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ओनली कांग्रेस मेंबर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? के.एम. मुंशी। और रिप्रेजेंटेटिव कौन था राजस्थान प्रिंसली स्टेट से? बी.टी. कृष्णाचारी। और चेयरमैन कौन था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का? जवाहरलाल नेहरू। एंड इसमें नोट में दिया गया है, इसको इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट टेम्पोरल वाइस प्रेसिडेंट of the Constituent Assembly was Frank Anthony, who was nominated by the then temporal president सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मतलब उनको बनाया गया था। ऑन 9 दिसंबर 1946 एच.सी. मुखर्जी वॉज द फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब उसके पहले जो है एंथनी को बनाया गया था, फ्रैंक एंथनी को, जो कि टेम्पोरल थे। तो इसको याद करने लायक है। अब आगे हम 63 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए है बी आर अम्बेडकर, बी है जे बी कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अब हम नीचे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसके कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी विद अदर prominent committees. Jawaharlal Nehru was the chairman of Union Constitution Committee. Other committees and their chairman, उनके नाम हम देखते हैं। इसमें पहला है कमेटी ऑन द रूल एंड प्रोसीजर। रूल एंड प्रोसीजर को लेके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इस ये तो सबको याद ही होना चाहिए कि मतलब कौन कौन किस किस कमेटी में का चेयरमैन था। तो मतलब फिर से आप देख लीजिए एक बार। कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस कमेटी हैज़ 2 सब कमेटीज़। ये 5वें वाले में एक जो है
मतलब 2 सब कमेटीज़ भी थी, जिसमें एक था फंडामेंटल राइट ऑफ सब कमेटीज़, ये जेबी कृपलानी का था, और माइनॉरिटी सब कमेटी का था एस सी मुखर्जी थे। तो फंडामेंटल राइट रिलेटेड थे कृपलानी, याद कर लीजिए, कृपलानी जो है फंडामेंटल राइट, और मुखर्जी एच सी मुखर्जी जो थे वो माइनॉरिटी। आगे हम 64 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मिलाना ही है, टेबल दिया गया है फंडामेंटल राइट, स्टीयरिंग, यूनियन पावर और ड्राफ्टिंग कमेटी, और सामने दिए गए हैं चेयरमैन। ए में है बी आर अम्बेडकर, बी एम जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे में है के एम मुंशी, चौथे में है सरदार पटेल। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, अभी हमने देखा सरदार पटेल हैं। स्टीयरिंग का भी हमने देखा राजेंद्र प्रसाद हैं, और यूनियन पावर कमेटी का जो है जवाहरलाल नेहरू, ये नया है यूनियन पावर कमेटी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, और ड्राफ्टिंग कमेटी का बी आर अम्बेडकर। आगे 65 क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। अभी क्योंकि हमने देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब प्रोविंस से रिलेटेड याद कर लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि स्टेट्स से रिलेटेड होगा तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने देखा था, हाँ स्टेट्स कमेटी है जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंस से जो है रिलेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। और आगे के क्वेश्चंस को हम जो है कल के वीडियोस में देखेंगे। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।